सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों के लिए 100 से भी ज़्यादा MCQ तैयार है। तो ये हमारा पहला सेट रहने वाला है जहाँ पर आपको 100 से भी ज़्यादा MCQ मिल जाएंगे। तो कमेंट में बताना आप लोगों को कितने जवाब यहाँ पर पता थे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर की बुनियादी अवधारणाएँ और शब्दावली के बारे में। तो OMR का पूरा नाम क्या है? तो OMR का जो पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। आगे बात करेंगे OMR का सबसे आम उपयोग क्या होता है। तो OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर का जो सबसे आम उपयोग होता है, बहुविकल्पीय जो परीक्षा होती है तो वहाँ पर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए OMR का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर में मौजूद त्रुटि को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर में जो मौजूद त्रुटि होती है उसको कहते हैं बग। क्या कहेंगे उसे? बग। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट दे सकते हो। बग्स को ढूंढने, उनका पता लगाने और उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बग्स को ढूंढने, उनका पता लगाने और ठीक करने की जो प्रक्रिया होती है उसको डिबगिंग कहते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप निर्देशों का एक सेट क्या कहलाता है? तो किसी समस्या को हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप निर्देशों का जो एक सेट होता है उसे कहेंगे एल्गोरिथम। क्या कहेंगे? एल्गोरिथम उसको कहते हैं। समस्याओं को हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप निर्देशों का एक सेट क्या कहलाता है? एल्गोरिथम। नियमों का एक समूह जो डेटा ट्रांसफ़र को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? तो नियमों का एक समूह जो डेटा ट्रांसफ़र को नियंत्रित करता है उसे क्या कहेंगे? प्रोटोकॉल। तो नियमों का एक समूह जो डेटा ट्रांसफ़र को नियंत्रित करता है उसे प्रोटोकॉल कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोकॉल का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उनमें से जो प्रोटोकॉल का उदाहरण है वो है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये एक प्रोटोकॉल है। किसी एल्गोरिथम की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? तो किसी एल्गोरिथम की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है यह फाइनाइट होता है। तो एल्गोरिथम क्या होता है? ये फाइनाइट होता है। एल्गोरिथम की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि वो फाइनाइट होता है। डिबगिंग का शब्द जो है इसका क्या मतलब है? तो डिबगिंग शब्द का मतलब है प्रोग्राम की जो त्रुटियां रहती हैं उनको दूर करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसफ़र के लिए उपयोग नहीं होता है? तो डेटा ट्रांसफ़र के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ नहीं होता है वो है GUI। बाकी FTP, TCP/IP, HTTP ये डेटा ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल हैं। मेमोरी और स्टोरेज से जो आप लोगों के लिए प्रश्न बने, तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई है वो है बिट। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है बिट। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो एक बाइट होता है 8 बिट्स के बराबर। एक बाइट के बारे में अगर पूछा जाए तो एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? तो एक निबल ये 4 बिट के बराबर होता है। एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। एक किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो एक किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। तो एक किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। किस प्रकार की मेमोरी डेटा को केवल तब तक रखती है जब तक उसे बिजली मिल रही है? तो ये कौन सी मेमोरी होती है? वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी क्या करती है? जब तक उसको बिजली मिल रही है तब तक ही वो क्या करती है? डेटा को रखती है। वो कौन सी मेमोरी हो गई? वोलेटाइल मेमोरी। जब तक बिजली मिल रही है तब तक डेटा को रखेगी। और रैम क्या है? रैम एक वोलेटाइल मेमोरी का क्या है? उदाहरण है। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है और रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। बिजली बंद होने के बाद भी डेटा को बनाए रखने वाली मेमोरी को क्या कहते हैं? तो बिजली बंद होने के बाद भी डेटा को जो बनाए रखती है उस मेमोरी को कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। उसको क्या कहेंगे? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है? रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। और रोम किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है? तो रोम जो है ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है।
मेमोरी पदानुक्रम में सबसे तेज से सबसे धीमी के सही क्रम का यहाँ पर चयन करना है। तो सबसे तेज से और सबसे धीमा, तो रजिस्टर, कैश और फिर रैम। रजिस्टर, कैश और फिर आएगा रैम। तो ये यहाँ पर सबसे तेज से सबसे धीमी का क्रम है। सीपीयू के सबसे करीब और सबसे छोटी उच्च गति की मेमोरी यूनिट्स कौन सी है? तो सीपीयू के सबसे करीब है और सबसे छोटी उच्च गति की मेमोरी यूनिट है रजिस्टर। तो ये सीपीयू के सबसे करीब और सबसे छोटी उच्च गति की क्या है? ये मेमोरी यूनिट रजिस्टर। सीपीयू और मुख्य मेमोरी यानी कि रैम के बीच स्थित बहुत छोटी और तेज़ मेमोरी कौन सी है? तो सीपीयू और मुख्य मेमोरी यानी कि रैम के बीच स्थित बहुत छोटी और तेज़ मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी। तो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित बहुत छोटी तेज़ मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? रैम। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी है? तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी है? रैम कंप्यूटर की क्या है? मुख्य मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यहाँ पर रैम नहीं है। रैम क्या है? कंप्यूटर की एक मुख्य मेमोरी रैम है। बाकी सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइस है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और ऑप्टिकल डिस्क भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। रैम कंप्यूटर की एक मुख्य मेमोरी है। कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो एक बिट डेटा स्टोर करने में सक्षम है। तो कंप्यूटर में मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई है जो एक बिट डेटा स्टोर करने में सक्षम है वो है फ्लिप फ्लॉप। तो कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई फ्लिप फ्लॉप है जो एक बिट डेटा स्टोर करने में सक्षम है, फ्लिप फ्लॉप। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट जो है 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट्स के बराबर होता है। डेटा स्टोरेज क्षमता का जो आरोही क्रम है यानी कि सबसे छोटी से सबसे बड़ी का जो सही क्रम होगा तो यहाँ पर वो होगा किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। तो ये क्या होगा? डेटा स्टोरेज क्षमता का आरोही क्रम होगा, सबसे छोटी से सबसे बड़ी। सबसे छोटा इसमें किलोबाइट और सबसे बड़ा यहाँ पर टेराबाइट। पेटाबाइट से पहले कौन सी मेमोरी इकाई आती है? तो पेटाबाइट से जो पहले मेमोरी इकाई आती है वो आती है टेराबाइट। टेराबाइट क्या है? पेटाबाइट से पहले आने वाली मेमोरी इकाई है। तो पेटाबाइट से पहले कौन सी मेमोरी इकाई आती है? तो ये आती है टेराबाइट। सीपीयू के द्वारा बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा को कौन सी मेमोरी संग्रहित करती है? तो सीपीयू के द्वारा बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा को जो मेमोरी संग्रहित करती है वो है कैश मेमोरी। तो सीपीयू के द्वारा बार बार उपयोग किए वाले जो यहाँ पर डेटा इस्तेमाल किया जाता है सीपीयू के द्वारा, तो जो कैश मेमोरी होती है तो यहाँ पर ये संग्रहित होती है। निम्नलिखित में से किसमें बिजली बंद होने पर डेटा नष्ट हो जाता है? तो रैम जो है जैसे ही बिजली जाती है तो इसमें क्या होता है? डेटा नष्ट हो जाता है। रैम क्या है? एक वॉलेटाइल मेमोरी टाइप है और रोम क्या है? नॉन वॉलेटाइल। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डेटा सीधा सीपीयू द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता है, इसे पहले कहाँ लाया जाता है? तो सेकेंडरी जो स्टोरेज डिवाइस से सीधा जो डेटा है सीधे सीपीयू के द्वारा एक्सेस नहीं किया जाता है, इससे पहले लाया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। कहाँ इसे इसे रैम में लेके आया जाएगा। कहाँ पर? सेकेंडरी जो स्टोरेज डिवाइस है तो यहाँ पर डेटा सीधे सीपीयू के द्वारा एक्सेस नहीं किया जाता है, इसे पहले कहाँ लाया जाता है? तो इससे पहले रैम में लाया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रश्न की। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को प्रबंधित करने वाला सॉफ्टवेयर क्या है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को प्रबंधित करने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कौन कार्य करता है? तो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच जो इंटरफेस के रूप में काम करता है वो कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य नहीं है, एन्क्रिप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। बाकी मेमोरी का प्रबंधन करना, प्रोसेसर का प्रबंधन करना और फाइल का प्रबंधन करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है और बाकी एन्क्रिप्शन मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके मुताबिक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग जो सिस्टम है
यहाँ पर लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं जिसका सोर्स कोड सभी के लिए खुला होता है और उसे संशोधित किया जा सकता है, तो उसे कहेंगे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो विंडोज़ जो है ये एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। विंडोज़ किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो विंडोज़ क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता को काम करने की अनुमति देता है तो क्या कहलाता है? तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता को काम करने की अनुमति देता है वो है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS किस प्रकार के इंटरफेस पर आधारित है? तो MS-DOS जो है ये CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित है। तो MS-DOS किस प्रकार के इंटरफेस पर आधारित है? MS-DOS कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि CLI पर आधारित है। विंडोज़ किस प्रकार के इंटरफेस पर आधारित है? तो विंडोज़ जो है ये GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित है और MS-DOS CLI पर आधारित है। ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय और जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है कर्नल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कर्नल है। निम्नलिखित में से कौन एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके मुताबिक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर जो उदाहरण नहीं है वो है MS-DOS। MS-DOS क्या है? किस इंटरफेस पर काम करता है? CLI कमांड लाइन इंटरफेस पर यह काम करता है और MS-DOS क्या है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स क्या है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एंड्रॉयड जो है एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एंड्रॉयड एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर क्यों नहीं चल सकता? तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। MS-DOS में उपयोगकर्ता कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्ट करता है? तो MS-DOS जो कि CLI इंटरफेस पर काम करता है और ये क्या करता है? कमांड टाइप करके यहाँ पर कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। तो MS-DOS क्या है? सिंगल यूज़र और MS-DOS में क्या होता है? कंप्यूटर के साथ ही इंटरेक्ट करता है। कमांड टाइप करके यहाँ पर MS-DOS कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और इसका उपयोग किस ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है? तो विंडोज़ में और लिनक्स के कुछ संस्करणों में CLI का उपयोग होता है लेकिन GUI का यहाँ पर मुख्य उपयोग होता है। तो यहाँ पर विंडोज़ हो गया। विंडोज़ यहाँ पर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उपयोग किया जाता है। MS-DOS में कमांड लाइन इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। विंडोज़ में आपका GUI और लिनक्स के कुछ मुख्य भागों में क्या होता है? कुछ संस्करणों में इसका CLI का उपयोग होता है लेकिन अधिकतर GUI का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर B आपका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि विंडोज़ के हर संस्करण में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उपयोग किया जाता है लेकिन लिनक्स जो है इसके किन्हीं जगह GUI का इस्तेमाल होता है। अब नेटवर्किंग और इंटरनेट से आप लोगों के लिए कुछ सवाल। तो इंटरनेट पर किसी भी डिवाइस की एक अद्वितीय पहचान क्या है? तो इंटरनेट पर किसी भी डिवाइस की जो एक अद्वितीय पहचान है वो है उसका IP एड्रेस। तो इंटरनेट पर किसी भी डिवाइस की एक अद्वितीय पहचान क्या है? उसकी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस उसकी क्या है? एक अद्वितीय पहचान है। IP वर्जन 4 कितने बिट्स का होता है? तो IP वर्जन 4 जो होता है ये 32 बिट्स का होता है। तो IP वर्जन 4 32 बिट्स का होता है। IP वर्जन 4 के प्रत्येक ऑक्टेट का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? तो IP वर्जन 4 का प्रत्येक जो ऑक्टेट है तो इसका मान 0 से 255 तक होता है और ये 32 बिट होता है। तो इसका मान क्या है? इस कितने बिट्स का होता है IP वर्जन 4? तो IP वर्जन 4 32 बिट्स का होता है। IP वर्जन 4 के प्रत्येक ऑक्टेट का जो मान है वो 0 से 255 होता है। IP वर्जन 6 कितने बिट्स का होता है? तो IP वर्जन 6 जो है IP वर्जन जो 6 है 128 बिट्स का ये होता है। IP वर्जन 6 128 बिट्स का होता है। और वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी संसाधन का एड्रेस क्या कहलाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब
यानी कि www पर किसी संसाधन का जो एड्रेस होता है तो वो क्या होता है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक URL में क्या शामिल नहीं होगा, तो URL में एक IP एड्रेस शामिल नहीं होता है, बाकी प्रोटोकॉल शामिल होता है, डोमेन नेम शामिल होता है, फाइल का नाम और उसका पाथ शामिल होता है, लेकिन URL में एक IP एड्रेस शामिल नहीं होता है। दो या दो से अधिक अलग नेटवर्कों जैसे कि LAN को WAN से आपस में जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो ये होता है राउटर का उपयोग। जब LAN को WAN से जब दो अलग अलग नेटवर्क जैसे कि LAN लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया जो नेटवर्क है, तो इनको आपस में जोड़ने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल होता है उसका नाम है राउटर। एक ही LAN के अंदर डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो एक ही LAN के अंदर डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए स्विच का उपयोग होता है। एक ही LAN के अंदर डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, स्विच का प्रयोग होता है। और दो अलग अलग LAN को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है, तो दो अलग अलग अगर LAN है तो उनको आपस में जोड़ने के लिए ब्रिज का उपयोग होता है। अगर दो अलग अलग है LAN जोड़ने का लिए यहाँ पर ब्रिज का उपयोग होगा, और एक ही है तो उसमें LAN जोड़ने के लिए स्विच का इस्तेमाल होता है, और दो अलग अलग LAN है तो उनको जोड़ने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल होता है। किस टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर नेटवर्क पर हर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, तो किस टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर नेटवर्क पर हर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, तो ये होता है मेश में ये जुड़ा होता है। किस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं, तो ये टोपोलॉजी जो है जिसमें सभी जो कंप्यूटर है एक केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं। तो स्टार में क्या होता है, ये टोपोलॉजी जो है इसमें सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने करा था, टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। W3C का जो मतलब है, तो इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C का मतलब है। टिम बर्नर्स-ली ने इनमें से किसका विकास नहीं किया था, तो HTML का किया था, HTTP का किया था, URL का किया था। MS-DOS का टिम बर्नर्स-ली ने विकास नहीं किया था। IP एड्रेस के चार खंडों को क्या कहते हैं, तो IP एड्रेस के जो चार खंड होते हैं उनको ऑक्टेट्स कहते हैं। ऑक्टेट्स IP एड्रेस के चार खंडों को कहते हैं। और इंटरनेट सुरक्षा और साइबर हमले के लिए जो प्रश्न आप लोगों के बन सकते हैं, कौन सी नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली किसी नेटवर्क में आने वाले और जाने वाले ट्रैफिक की निगरानी करती है, तो वो काम करते हैं फायरवॉल। नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली जैसे नेटवर्क आने वाले और जाने वाले ट्रैफिक की निगरानी करता है फायरवॉल। जंक ईमेल को और किस नाम से जाना जाता है, तो स्पैम के नाम से जंक ईमेल को जाना जाता है। ईमेल और फाइलों को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो इनक्रिप्शन प्रोग्राम है, तो उसका नाम है PGP प्रेटी गुड प्राइवेसी। तो ईमेल और फाइलों को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला इनक्रिप्शन का नाम क्या है, जो प्रोग्राम ये है PGP प्रेटी गुड प्राइवेसी। जब हमलावर किसी सर्वर पर भारी मात्रा में नकली ट्रैफिक भेजते हैं, तो इस प्रकार के हमले को क्या कहते हैं, तो जब हमलावर किसी सर्वर पर भारी मात्रा में नकली ट्रैफिक भेजते हैं तो ये आपका डॉस होता है, डिनायल ऑफ सर्विस। जब हमलावर किसी सर्वर पर भारी मात्रा में नकली ट्रैफिक भेजते हैं तो इस प्रकार के हमले को क्या कहते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस यानी कि डॉस। वह मेलवेयर जो खुद को एक वैध प्रोग्राम के रूप में छिपाता है क्या कहलाता है, तो वो मेलवेयर जो खुद को एक वैध प्रोग्राम के रूप में छिपाता है वो है ट्रोजन हार्ट्स। तो उस मेलवेयर का नाम क्या है जो खुद को एक प्रोग्राम के रूप में छिपाता है, ट्रोजन हार्ट्स। किस साइबर हमले में हमलावर किसी वैध संस्था का रूप धारण करके व्यक्तिगत जानकारी चुराता है, तो ये करता है फिशिंग में। तो किस साइबर हमले में हमलावर किसी वैध संस्था का रूप धारण करके व्यक्तिगत जानकारी चुराता है, तो फिशिंग में ये काम करता है। वह दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाता है और गुप्त रूप से ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करता है, तो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है स्पाईवेयर। वह मेलवेयर जो उपयोगकर्ता के डेटा को ब्लॉक या एन्क्रिप्ट कर देता है और उसे वापस एक्सेस करने के लिए फिरौती की मांग करता है, तो उसका नाम है रैंसमवेयर। तो वह मेलवेयर जो उपयोगकर्ता के डेटा को ब्लॉक या फिर एन्क्रिप्ट कर देता है और उसे वापस एक्सेस करने के लिए फिरौती की मांग करता है, तो वो कौन सा है, उसे क्या कहते हैं, रैंसमवेयर। छोटी टेक्स्ट फाइलें जो वेब सर्वर अपने वेब ब्राउज़र में जमा करती है और उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों को संग्रहित करती है, तो क्या कहलाती है, तो छोटी टेक्स्ट फाइलें जो वेब सर्वर आपके वेब ब्राउज़र में जमा करती है और उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों को संग्रहित करती है, तो वो कहलाती है कुकीज़। किस प्रक्रिया में पठनीय डेटा को कोड लैंग्वेज में परिवर्तित किया जाता है ताकि डेटा सुरक्षित रहे, तो वो पठनीय जो किस प्रक्रिया में पठनीय डेटा को कोड लैंग्वेज में परिवर्तित किया जाता है ताकि डेटा सुरक्षित रहे, तो ये किया जाता है एन्क्रिप्शन में।
डेटा सुरक्षा प्रबंधन के CIA सिद्धांत में आई का क्या अर्थ है? तो आई का जो मतलब यहाँ पर है इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता से है। आई का मतलब CIA में इंटीग्रिटी से। डेटा तक पहुँच केवल उन लोगों तक सीमित होनी चाहिए जिन्हें इसकी अनुमति है। यह डेटा सुरक्षा के सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये कॉन्फिडेंशियली गोपनीयता को दर्शाता है। कौन सा सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि डेटा सटीक, संपूर्ण और विश्वसनीय है? तो ये इंटीग्रिटी सुनिश्चित करता है। DOS हमले का क्या उद्देश्य है? तो इसमें क्या होता है, किसी सर्वर या फिर नेटवर्क की सेवा को ठप किया जाता है। सर्वर या फिर नेटवर्क की सेवा को ठप किया जाता है। ट्रोजन हॉर्स की विशेषता क्या है? तो यह एक उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में खुद को छिपा देता है। फिशिंग हमले में हमलावर अक्सर क्या मांगता है? तो फिशिंग हमले में जो व्यक्तिगत जानकारी होती है, जैसे पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, तो ये मांगा जाता है। इस स्पाईवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें गुप्त रूप से उपयोगकर्ता की गतिविधियों को ट्रैक किया जाता है। एन्क्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका यहाँ पर डेटा को सुरक्षित करना एन्क्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य होता है। CIA मॉडल में ए का क्या मतलब है? तो CIA में आई का इंटीग्रिटी और ए का मतलब होता है अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता। DDoS हमले में डॉस हमले से क्या अंतर है? तो DDoS में क्या होता है, हमला कई स्रोतों से एक साथ किया जाता है। तो DDoS में हमला कई स्रोतों से एक साथ किया जाता है। कुकीज़ का उपयोग करके वेबसाइट पर क्या ट्रैक करती है? तो ये क्या करता है, उपयोगकर्ता की जो ऑनलाइन गतिविधियाँ और उनकी जो प्राथमिकता है उनको ट्रैक करता है। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो बाहरी और अनसिक्योर नेटवर्क से कंप्यूटर को बचाना फायरवॉल का मुख्य कार्य है। स्पैम ईमेल क्यों भेजे जाते हैं? तो स्पैम जो ईमेल रहते हैं ये अक्सर विज्ञापन, धोखाधड़ी या फिर वायरस भेजने के उद्देश्य से किए जाते हैं। PGP का मुख्य उपयोग किस लिए होता है? तो PGP का जो मुख्य उपयोग होता है ये ईमेल और फाइलों को एन्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। PGP का उपयोग होता है ईमेल और फाइलों को एन्क्रिप्ट करने के लिए। और रैनसमवेयर हमले में हमलावर क्या मांगता है? तो ये क्या मांगता है, फिरौती। रैनसमवेयर हमले में हमलावर क्या मांगता है, फिरौती। फिशिंग शब्द किस शब्द से लिया गया है? तो फिशिंग शब्द मछली पकड़ना, क्योंकि यह लोगों को फंसाने की कोशिश करता है, इसलिए फिशिंग शब्द मछली पकड़ने से लिया गया है। किस प्रकार के साइबर हमले में हमलावर उपयोगकर्ता को एक नकली वेबसाइट पर पुनर्दर्शित करता है? तो ये करता है फिशिंग में। किस प्रकार के साइबर हमले में हमलावर उपयोगकर्ता को एक नकली वेबसाइट पर पुनर्दर्शित करता है? तो ये फिशिंग में करता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क में किस टोपोलॉजी में एक केंद्रीय बिंदु पर खराबी पूरे नेटवर्क को निष्क्रिय कर देती है? तो ये करती है स्टार में। एक कंप्यूटर नेटवर्क में किस टोपोलॉजी में एक केंद्रीय बिंदु पर खराबी पूरे नेटवर्क को निष्क्रिय कर देती है? तो स्टार में। URL में HTTP क्या दर्शाता है? तो HTTP यहाँ पर प्रोटोकॉल को दर्शाता है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या है? तो कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इनमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस OSI मॉडल की फिजिकल लेयर है उस पर काम करता है? तो इनमें से जो हब है ये क्या करता है, फिजिकल लेयर पर काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है रोम, EPROM। EPROM क्या है? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए कमांड याद रखने पड़ते हैं? तो CLI जो आधारित है, जैसे MS-DOS हो गया, तो ये CLI जो आधारित है यहाँ पर कमांड याद रखने पड़ते हैं। बाइट के बाद मेमोरी की अगली बड़ी इकाई कौन सी? तो बाइट के बाद कौन सी है? किलोबाइट। किसी प्रोग्राम में बग्स को ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बगिंग। उसको पर यहाँ पे बग्स को ढूंढने की प्रक्रिया को तो डिबगिंग कहेंगे। कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच सुरक्षा दीवार के रूप में कार्य करता है? तो ये उपकरण कौन सा जो कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच सुरक्षा दीवार के रूप में काम करता है? तो फायरवॉल। एल्गोरिथम शब्द का क्या मतलब है? तो एल्गोरिथम जो शब्द है इसका मतलब है किसी समस्या को हल करने के लिए चरणों का एक सेट। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा सुरक्षा प्रबंधन का एक सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर जो अनऑथराइज एक्सेस होता है तो ये डेटा सुरक्षा प्रबंधन का एक सिद्धांत नहीं है। OMR का उपयोग किन उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किया जाता है? तो OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो बहुविकल्पीय जो यहाँ पे परीक्षाएं होती हैं उनको जांचने में काम करता है। कंप्यूटर में फ्लिप फ्लॉप का क्या कार्य है? तो कंप्यूटर में फ्लिप फ्लॉप जो काम करता है एक बिट डेटा स्टोर करने का काम करता है। फ्लिप फ्लॉप एक बिट डेटा को स्टोर करने का। IP वर्जन 6 में एड्रेस को किससे अलग किया जाता है? तो IP वर्जन 6 में एड्रेस को कोलन के माध्यम से अलग किया जाता है। तो IP वर्जन 6 में एड्रेस को किससे अलग किया जाता है? कोलन के माध्यम से अलग किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की स्थापना किसने की थी? तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की जो स्थापना करी थी टिम बर्नर्स-ली ने करी थी। HTML की भी इन्होंने करी, WWW की भी इन्होंने ही करी थी। ये हमारे यहाँ पर 100 से भी अधिक प्रश्न हो चुके हैं। तो कमेंट में बताना आप लोगों को कितने जवाब पता थे। बाकी मिलेंगे अगले सेट में।